नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सफलता बैच में। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन का संग्रह, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, अदर एग्जाम। एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचसीएल हो गया, एमटीएस हो गया, जो भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका संग्रह हम आपको करके क्या करेंगे, एनालिसिस देंगे। यानी उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है मैक्सिमम, ये नहीं कि आपको सिर्फ आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए। उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है उसका बिल्कुल एक आपको निचोड़ दिया जाएगा। मतलब कहीं भी आपको पढ़ने का इससे फिर इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और इसका भी पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, तो अशोक। आप ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अशोक। चिन्ह कहने का मतलब होता है प्रतीक या मोहर। यानी चिन्ह कहने का मतलब क्या होता है, प्रतीक या मोहर। तो ये आपका रहा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया, सत्यमेव जयते। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है, यानी अशोक है, जो कहाँ से लिया गया है, अशोक चक्र मत बोलिएगा, जो अशोक है जो आपका है ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपका लिया गया सारनाथ से। देखिए यहाँ पे फुल एनालिसिस आपको दिया गया कि राजकीय चिन्ह ये बोलिए या राष्ट्रीय चिन्ह बोलिए, अशोक चिन्ह है, सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। और इसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया वो कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है केवल सत्य की विजय होती है। केवल सत्य की विजय होती है। जो सत्यमेव जयते है उसका अर्थ क्या होता है, केवल सत्य की विजय होती है। और इसको अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और एक कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। और इसके नीचे जो आधार पे लिखा गया सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से। तो प्रश्न पूछा गया कि कब अपनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और ये सीजीएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल फ्लैग इसको कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ देता, एल और बी का अनुपात अगर पूछेगा तो सबसे पहले आता है लंबाई, तो होगा 3 और चौड़ाई 2। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2। लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देगा। यानी जो पहले जैसे में प्रश्न पूछेगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, प्रश्न क्या पूछेगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो आंसर होगा 3:2। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछेगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो आंसर चेंज हो जाएगा कि 2:3। यानी जो पहले बोलेगा उसको पहले रखना है और जो बाद में बोलेगा उसको बाद में रखना है। यानी पहले लंबाई बोला तो पहले लंबाई को रखेंगे और पहले चौड़ाई बोला तो पहले चौड़ाई को रखेंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर इसको ध्यान से करिएगा। अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947 को। और भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और इसको पहली बार कब गाया गया था, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, रहीमतुल्लाह सयानी। याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी पहली बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए, रहीमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में।
इसका अध्यक्षता कौन कहते हैं? पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये प्रश्न सीजीएल 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर में संबंध करेंगे? यानी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? पैसिफिक ओशियन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये आप देख सकते हैं, आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का ये तट है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका का तट है। और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, यानी इधर क्या आपका एशिया है। ये आपका रहा रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर इसका नाम क्यों पड़ा? तो जितने भी वोल्केनो यानी ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रिंग ऑफ फायर। यानी यहाँ हमेशा क्या होता रहता है? कुछ न कुछ यानी बम ब्लास्ट होते ही रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिंग ऑफ फायर। ये देख सकते हैं क्या आपका रिंग ऑफ फायर। जो भी आप देख रहे हैं सब क्या ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। तो प्रश्न पूछ सकता है मौना लोआ, ये क्या है? मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न पूछेगा किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो स्थित कहाँ स्थित है? जो मौना लुआ है और किलौआ ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पे स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पे। ये प्रश्न आप याद रखिए, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं आपका क्या है? रिंग ऑफ फायर। तो स्थित कहाँ? पैसिफिक ओशियन में, यानी प्रशांत महासागर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? तो रामसर कन्वेंशन इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा। तो 2 फरवरी 1971 को, कितना? 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक जगह जिसका नाम क्या है? रामसर। ईरान में एक जगह जिसका नाम क्या है? रामसर। तो ईरान रामसर यानी ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? रामसर कन्वेंशन। यानी कन्वेंशन कहने का मतलब सम्मेलन। एक रामसर सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? रामसर सम्मेलन। यानी जगह के नाम पे ही नाम धर दिया गया, यानी रख दिया गया। तो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और ये रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ था? तो आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए हुआ था, आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए हुआ था। तो इसलिए 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी। आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। और 2022 का इसका थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर 2022 का थीम है। तो मनाते कब है? 2 फरवरी को। हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को। लेकिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना स्टार्ट किए कब किए थे? 1977 से। मनाना कब किए थे? 1977 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? तो कितना है? 49। वर्तमान में भारत में कितना रामसर साइट है? 49। तो जो नया रामसर साइट है जो 2022 में जो लागू किया गया, यानी जिसको मान्यता दिया गया, उसको आप याद रखिएगा। तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 संधि हुआ आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए हुआ था। भारत के 2 नए रामसर स्थल, 48वां कौन सा है? तो वखीरा पक्षी अभ्यारण्य, और ये स्थित कहाँ? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। 39वां कौन सा है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जामनगर गुजरात में। ये कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में। तो आप इसको याद रखिएगा। और 47वां कौन सा है? हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो नया है उसको आप याद रखिएगा। सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 39वां कौन सा है, तो आप इसको याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1991 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इसमें ज्यादा डीप में प्रश्न पूछेगा तो पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय।
तराइन का 2 युद्ध हुआ था। कितने युद्ध हुआ था? 2 युद्ध। तराइन का टोटल कितने युद्ध हुआ? 2 युद्ध। क्या क्या प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कहाँ किया था? मुल्तान पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। यहीं पे गलती कर देता है पृथ्वीराज चौहान छोड़कर, क्योंकि मोहम्मद गौरी को क्या करता है? मारता नहीं है, यानी चोटिल करके छोड़ देता है। सेकेंड युद्ध होता है 1 साल बाद, यानी 1192 ईस्वी में। तो इसमें भी किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? मार देता है, यानी हरा देता है। तो इसको छोड़ता नहीं, क्या करता है? मार देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पूछा गया कि किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुल्तान पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, यहाँ से प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से। मोहम्मद गौरी के गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी क्या करे? फंस गई। तो जब फंस गई भाई, तो गुलाम था तो उसके पास तो कुछ था नहीं। तो जब कुछ था नहीं तो उसको तो भाई बेटी है तो देना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से स्टार्ट होगा गुलाम वंश। तो अब कुतुबुद्दीन जो ऐबक है गुलाम वंश का स्थापना करता, क्योंकि गुलाम था उसी पे नाम क्या रख दिया? गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता और यहाँ से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? जला दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां दौड़ के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां दौड़ के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो यहां पे आश्वरी का मतलब होता है अस्थि पात्र। आश्वरी का मतलब क्या होता है? अस्थि पात्र। तो अस्थि उत्सव, यहां पे अस्थि नहीं लिखा गया, आश्वरी उत्सव। आश्वरी का मतलब क्या होता है? अस्थि पात्र, यानी अस्थि मतलब जिसमें रखा होता है उसको बोलते हैं अस्थि पात्र। तो आश्वरी उत्सव के दिन ये क्या करते हैं? अपने परिवार के मुखिया को, दिवंगत आत्मा को क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यानी उत्सव मनाते हैं। देखिए यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं और एक गले में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है? अस्थि है, यानी पहन कर क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। अंडमान निकोबार में 2 जनजाति प्रमुख है जो आप याद रखिएगा, शम्पेन जनजाति और गारवा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सारा हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। लागू 1977 से हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं? तो नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं? नहीं था। जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। लेकिन अभी वर्तमान में टोटल कितना है? 11। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में कितना? 11। तो प्रश्न पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 46 नहीं बोलिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर रहे हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया, या मौलिक कर्तव्य हो या मौलिक अधिकार, दोनों में 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा से रिलेटेड जोड़ा गया, यानी शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में, और मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यानी सरकार का क्या अनिवार्य है, ये जोड़ा गया। तो आप इतना सीधा याद रखिए, शिक्षा से संबंधित जो भी संविधान में पूछेगा 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। एक है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब का है, 2005। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है, 2005 का। लेकिन प्रश्न पूछेगा आरटीई राइट टू एजुकेशन ये कब का है, 2009। लेकिन लागू कब से हुआ, 2010 से। लागू पूछेगा तो 2010 से। आरटीई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से। तो आप इसको याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में, 4 के क में, 4 के क में ऐड कर लीजिएगा, 4 के क में, 4 के क लिख दीजिए। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या कर लीजिए, 4 के क संविधान के किस भाग में है, 4 के क में, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के ए। तो यहाँ पे तो दिया गया है अनुच्छेद 51 के ए के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं करिएगा, आंसर क्या होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कि मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 51 के, और जब जोड़ा गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था नहीं। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, और इसी संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट कहने का मतलब जैसे में आप मान लीजिए कि आप कोई भी सामान दुकान पे खरीदने गए, आप जो टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट नहीं देते हैं। जीएसटी आप जो भरते हैं सामान पे वो इनडायरेक्ट भरते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जीएसटी कैसा कर है, तो इनडायरेक्ट कर यानी अप्रत्यक्ष कर। जो आप सामान लेते हैं उसको डायरेक्ट थोड़ी देते हैं, आप दुकानदार को देते हैं, दुकानदार होलसेलर को देता है, होलसेलर मतलब धीरे धीरे ऐसे करके जाता है, यानी कह सकते हैं इनडायरेक्ट। तो जीएसटी कैसा कर है, इनडायरेक्ट कर। तो वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूंजी लाभ कर, निगम कर, आयकर, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर। सेवा कर, वस्तु कर, जीएसटी सब क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम खाली स्थान स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, यानी कम से कम कितना किया जाता है शैवालों के द्वारा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कितना किया जाता है, आधा। नेक्स्ट है कि प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, खाली स्थान आपको भरना, उसमें कि क्या होगा, अवेटमेंट होगा यहाँ पे। उपशमन, उपशमन का मतलब होता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण कहने का मतलब कमी। जैसे में आप मान लीजिए किसी वस्तु का आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास वाहन है तो उसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें आप कमी कर दीजिएगा तो क्या होगा, प्रदूषण में ऑलरेडी कमी हो जाएगा। तो प्रदूषण में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कमी हो जाएगा, यानी आप वस्तु का कमी करिएगा यूज करना मतलब, तो उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उपशमन का मतलब क्या होता है, न्यूनीकरण या कमी। तो कमी प्रदूषण कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, क्या हो जाएगा, उपशमन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन।
माउंटेन से क्या क्या रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है? काराकोरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, केटू। तो केटू कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। केटू के ही अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। और इसका ऊंचाई कितना? 8611। तो प्रश्न पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? केटू। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू और भारत में कंचनजंगा। आप याद रखिए कैसे, केटू। तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है केटू और इसका ऊंचाई कितना? 8611। तो आप सीरियल बाई में यहाँ से याद रखें, प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा राकापोसी पर्वत, नंगा पर्वत। उसके बाद आप यहाँ से आ सकते हैं केटू, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कामेट लिखा गया, आप इसको नोट करते जाइएगा। नंगा देवी, नंगा देवी के बाद आप आ सकते हैं धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद सबसे लास्ट में कौन सा है? नामचा बरवा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित पर्वत चोटी कौन सा है? नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा। और ये कहाँ स्थित है? चीन वाले जो तिब्बत वाले एरिया है यहाँ पे स्थित है, या बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा। तो इधर से बोलिए पूर्व साइड से नामचा बरवा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। इसका ऊंचाई कितना है? 8598। कितना? 8598। उसके बाद हो जाएगा मैकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद यहाँ पे हो जाएगा नंगा देवी, कामेट, कामेट के बाद आप यहाँ पे हो जाएगा केटू, नंगा पर्वत और राकापोसी। यहाँ है देखिए नंगा पर्वत और यहाँ पे है नंदा देवी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आप गलती नहीं करिएगा। तो आप इसका सीरियल आप याद रखिएगा, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अरेंज करने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितना है? 8850। और भारत में पूछा जाएगा तो भारत में कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, जिसका अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, स्थित कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। तो आप इसको याद रखिएगा। इधर से भी अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है, काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऊंचाई कितना? 2695। 2695 आप इस तरह से याद रखें, ये नहीं कि 2695 इसे याद रखें, कभी नहीं याद होगा। आप सीधा याद रखिएगा 2695। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। और किस पर्वत पे स्थित है? अन्नामलाई। किस पे स्थित है? अन्नामलाई। और नाम क्या है? अनाईमुडी। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ऊंचाई कितना? 2695। और सेकेंड पूछा जाएगा तो नीलगिरी पर्वत पे स्थित है दोडा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637। 2637। तो आप इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत की सबसे अगर पूछेगा भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? कार्डेमम। आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेमम। देखिए यहाँ पे है कार्डेमम, इसी को बोलते हैं इलायची पहाड़ी। सबसे दक्षिण में स्थित है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो कार्डेमम हिल। तो यहां से आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? इलायची पहाड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी, ऑप्शन नंबर डी। और ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खाली स्थान में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी या पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी को कब छीनकर कब्जा कर लिया? तो 1761 में। यहां से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो बेदरा के युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच हुआ था।
वान दिवस का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच हुआ था। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वान दिवस का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में। किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, वान दिवस के 1 साल पहले, यानी 1759 में अंग्रेज और डच के बीच। अगर पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाए कि पुर्तगाली भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला, कोच्चि में, क्योंकि आया ही था कोच्चि में। डच कहाँ खोला, मसूलीपट्टनम। अंग्रेज कहाँ खोला, मसूलीपट्टनम। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेज पश्चिमी तट पे अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला, यानी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला, तो सूरत में। लेकिन भारत में बात करेंगे तो अंग्रेज का दूसरा फैक्ट्री था सूरत में। जो मसूलीपट्टनम था ये पूर्वी तट पे स्थित था और सूरत पश्चिमी तट पे स्थित है। सूरत कहाँ स्थित है, पश्चिमी तट पे। तो भारत में अंग्रेज का दूसरा फैक्ट्री कौन सा था, सूरत, लेकिन पश्चिमी तट पे अंग्रेज का पहला फैक्ट्री था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेज का पश्चिमी तट पर पहला फैक्ट्री कौन सा था, कहाँ खोला गया पहला फैक्ट्री, सूरत में। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो मसूलीपट्टनम में, और पूर्वी तट पे भी पूछा जाएगा तो मसूलीपट्टनम। फ्रांसिस कहाँ खोले थे, सूरत में अपना पहला फैक्ट्री। तो प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में आने वाले का क्रम पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि भारत में आने का क्रम, स्थापना का क्रम अलग है और आने का क्रम अलग है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डेनिस, तो हम यहाँ से डी कर देते हैं। उसके बाद आए थे फ्रांसिस। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर आप डच लिखिए पुर्तगाल, तो आपको मालूम कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। कब आए थे, 1498 में, ये तो आपको कन्फर्म मालूम होगा। उसके बाद डच, तो डच लिखेगा तो 2 अक्षर से लिखागा। ये आने का क्रम है, स्थापना का क्रम नहीं। स्थापना का क्रम भी आपको हम बता दे रहे हैं। भारत में आगमन का क्रम है ये। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच। तो डच लिखेगा तो 2 अक्षर से लिखाएगा, तो यानी डच क्या हो जाएगा, दूसरा पे। अंग्रेज लिखेगा तो 3 अक्षर से लिखाएगा, तो अंग्रेज क्या हो जाएगा, तीसरा पे। डी यानी डेनिस, तो डी से क्या होता है, 4। डी कौन सा स्थान पे स्थित था, चौथा नंबर पे। तो डी से याद रखेगा, डेनिस कैमे नंबर पे आया था, चौथे नंबर पे। उसके बाद फ्रांसिस। ये भारत में आगमन का क्रम है, लेकिन स्थाप का क्रम पूछ लिया जाता है, यानी स्थापना का क्रम, यानी फैक्ट्री जो खोला गया था उसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज खोले थे। यहाँ पे इंटरचेंज कर जाएगा, यानी अंग्रेज दूसरा नंबर पे चला जाएगा और डेनिस तीसरा नंबर पे। यानी स्थापना का क्रम पूछेगा तो अंग्रेज दूसरा पे और डेनिस तीसरा पे। आगमन का क्रम पूछेगा तो डेनिस दूसरा पे, अंग्रेज तीसरा पे। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। दोनों प्रश्न पूछा जाता है, आगमन का क्रम और स्थापना का क्रम। तो यहां आंसर होगा 1761 में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की घटम एक है, तो घटम एक है, तो घटम क्या है, तो घटम कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। घड़ा देखे नहीं देखे, जो MS पुरी जो बजाता है दिल जले में, घड़ा पे जो बजाते रहता है, सॉन्ग गाते रहता है, वो क्या है, घटम ही तो है। उसी को बोलते हैं घटम। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, घटम है। जो घड़ा मान लीजिए, घैला मान लीजिए, जो ये सब क्या है, घटम है। तो प्रश्न पूछा है कि बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल विपणन, विपणन का मतलब होता है विक्रय की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। तो ये सही है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। तो क्या होता है, बाहर होता है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो ये सही है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सेवा कहने का मतलब क्या होगा, सेवा का मतलब होता है जो सेवा किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक सेक्टर में। सेवा किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक मतलब तीसरा सेक्टर में आता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सेवा किस क्षेत्र में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र कहने का मतलब, सेवा कर कहने का मतलब, मान लीजिए आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, मान लीजिए आप बनाकर पकौड़ा बेच रहे हैं, तो पकौड़ा बेच रहे हैं तो जैसे ही ग्राहक आएगा तो उसको क्या करिएगा, आप सामान दीजिएगा और क्या आपको देगा, पैसा देगा। तो यही क्या है, तृतीयक क्षेत्र, यानी जो लेन देन होता है वो आपका क्या आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। तो वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे जीडीपी का सीधा फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 का आंकड़ा आप याद रखिए सीधा। तो सबसे पहले क्या आएगा मार्च, तो 22 मार्च। उसके बाद आएगा अप्रैल यानी 22 अप्रैल। उसके बाद आएगा मई यानी 22 मई। तो सबसे पहले क्या था पृथ्वी पे, यानी सबसे पहले क्या था, पानी था यानी जल था। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा, जल दिवस। सबसे पहले जल था, उसको पर बना थल, यानी फिर क्या बना, थल बना, और थल पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधा पाया गया। तो इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता में संख्या अधिक नहीं होता है, संख्या अधिक नहीं होता, उसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या अधिक होता है। यानी एक ही प्रकार के जीव जंतु नहीं, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पेड़ पौधा पादप ये सब जो पाया जाता है उसी का हम बोलते हैं विविधता, डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले क्या होगा जल, तो यानी 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, जल दिवस। उसके बाद होगा थल यानी पृथ्वी, तो 22 अप्रैल को मनाया जाएगा पृथ्वी दिवस। उस पर क्या होगा विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधा पाया जाएगा। तो 22 मई को बनाया जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी दिवस। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न सीधा आपसे पूछा जाता है। सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, और जो भी आपको सप्ताह में सारा प्रश्न हम आपको कराएंगे उसका रिवीजन संडे को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां आपको इतना डिटेल्स नहीं बताया, सीधा आपको आंसर क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। यानी रिवीजन आपको कराया जाएगा संडे को, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा जाके, इसका पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल पे जो भी एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ कराया जाता है। सिर्फ क्या कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।